सो हम बात कर रहे थे बैंकर्स एल्गोरिदम की, और हमने ये कहा कि अगर हमें डेडलॉक को अवॉइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अगर हमारे पास हर रिसोर्स के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स वो सॉरी मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो फिर हम बैंकर्स एल्गोरिदम, इट्स बेसिकली एन एल्गोरिदम टू अवॉइड दी डेडलॉक्स। ठीक है, अब एल्गोरिदम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं एन और एम, एन जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को डिनोट कर रहा है, एम जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज को डिनोट कर रहा है, अवेलेबल जो है वो बेसिकली अरे है और उसका साइज हमेशा उतना ही होगा जितने आपके नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। और के यहाँ पे जो यूज हो रहा है यानी अवेलेबल ऑफ जे इक्वल्स टू, अगर आप के कहते हैं तो देर आर के इंस्टेंसेस ऑफ टाइप रिसोर्स टाइप आर आई अवेलेबल। ठीक है, आप ये कहते हैं कि जो के है वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स है इन अवेलेबल that are available, the number of instances of a resource that are available। फिर आपके पास एक मैक्स, एलोकेशन और नीड, तीन मैट्रिसेस हैं। मैक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स है n बाय m का जो ये शो करता है कि प्रोसेस पी में रिक्वेस्ट एट मोस्ट k इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर आई। ठीक है, आर जे के बेसिकली कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस को एट अ टाइम रिक्वेस्ट, एट मोस्ट कितने इंस्टेंसेस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एलोकेशन के प्रोसेस को करंटली कितने रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं। और नीड के प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज और चाहिए। ठीक है, एलोकेटेड जो प्रोसेस को एलोकेट हो चुके हैं मैक्सिमम जितने वो रिक्वेस्ट कर सकता है, और नीड जितने उसे चाहिए। ठीक है, सो ये तीन मैट्रिसेस हैं और नीड हमेशा निकलती है कैसे, यानी कि नीड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज मैक्स माइनस एलोकेशन। इसका मतलब कि आप बेसिकली नीड क्या है कि एक प्रोसेस को कितनी रिसोर्सेज या रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड हैं। अब कितने इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड हैं, ऑब्वियसली जितने मैक्सिमम होंगे उनमें से जितने उसे एलोकेट हुए हुए होंगे आप उसे माइनस करेंगे तो उतने रिक्वायर्ड है। मैं आपको उसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास टोटल यानी मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो 10 है। ठीक है, या एक रिसोर्स के इंस्टेंसेस 10 है और आपको टोटल 7 एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके मैक्सिमम इंस्टेंसेस जो हैं वो 10 है और 7 एलोकेट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट बाकी कितने की बची, या आपको कितने और चाहिए। ऑब्वियसली 3 चाहिए होंगे ना। अगर मैक्सिमम 10 है और आपको 7 मिल चुके हैं तो बाकी 3 बचे। तो नीड जो है वो ये बताता है कि कितने प्रोसेस को मजीद चाहिए। मैक्सिमम वो जो एक रिसोर्स के मैक्सिमम इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, और एलोकेशन वो कि जितने उसको मिल चुके हैं। ठीक है, तो जितने मैम उसको मिल चुके हैं वो मैक्सिमम में से माइनस होंगे तो आपके पास नीड आएगी। जी मैम ये टर्म्स क्लियर नहीं हो रही, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन ये जो आपने टर्म्स बताई है ना कि एन किसको डिनोट करता है, एम किसको डिनोट करता है, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन, नीड, ये चीज़ मैं क्लियर नहीं हो रही। सिर्फ 1 मिनट में जो है ना हम उस एल्गोरिदम तक पहुंचे, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। बेसिकली कुछ इस टाइप की चीज़ है जिसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, आपको ये समझ में नहीं आया। देखो, पहली बात तो ये कि आपको प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने डेडलॉक से अपने सिस्टम को बचाना है। और डेडलॉक कब अकर होता है, जब एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो। ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस को रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उन प्रोसेसेस को इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम से रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा कि तमाम प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एफिशिएंटली विदाउट हैविंग अ डेडलॉक एलोकेट हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि आपने मतलब 4 लोगों ने बिल जमा कराना है। ठीक है, और कोई लाइन नहीं होगी।
और एक विंडो है, तो क्या होगा कि चारों के चारों, मतलब स्पेशली अगर जवान लोग हैं तो चारों के चारों एक साथ विंडो में घुसने की कोशिश करेंगे और बारी किसी की भी नहीं आएगी। डेडलॉक है ना, हर बंदा ये कहेगा नहीं जी मैं, दूसरा कहेगा मैं, तीसरा कहेगा मैं, चौथा कहेगा मैं। हर बंदा ये चाहेगा कि उसका काम पहले हो, लेकिन होगा किसी का भी नहीं। ठीक है, जो टिकट वाला बंदा है वो किसी को भी डील नहीं करेगा कि यार मैं किसको पहले देखूं और किसको बाद में देखूं। उसके बरक्स अगर आप लाइन बना लें, ठीक है, तो जो अभी उसमें तो फिर ये चीज यूज होती है ना कि ठीक है आप लाइन बना लेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज होगा। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 10 टिकट चाहिए, एक बंदे को 5 टिकट चाहिए और एक बंदे को 3 टिकट चाहिए। ठीक है, और टोटल टिकट्स जो अवेलेबल हैं वो आपके पास 17 है। ठीक है, अब अगर एक बंदे को 10 चाहिए, या आप ये सपोज कर लें कि आपके पास टोटल टिकट्स 10 ही हैं। ठीक है, एक बंदे को 10 चाहिए, एक बंदे को 7 चाहिए और एक बंदे को 8 चाहिए। अब बात ये है कि इस चीज को ऐसे अगर तीनों के तीनों शोर शराबा कर रहे हो तो टिकट वाले को समझ ही नहीं आएगी कि वो किसको टिकट दे और किसको नहीं। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना लें कि जी ये भी हो सकता है कि तमाम लोगों को बारी बारी मिल जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जिनको मैक्सिमम अवेल जो अगर कर सकते हैं तो फिर उनको दे दिया जाए, बजाय इसके कि एक ही बंदे को सारे टिकट्स दे दिए जाएं। या फिर ये सोचा जाए कि नहीं जी एक बंदे की पूरी फैमिली एक दफ़ा में ट्रैवल कर ले तो उसी को दे दिए जाएं सारे, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रैटेजीज होता है ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की, प्रोसेसेस को रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, और उन्होंने जब एग्जीक्यूट होना है, पहले तो हमने ये बात की, देखें अगर हम शुरू से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, पहले हमने कहा कि प्रोसेस होता क्या है, फिर हमने कहा कि उन प्रोसेसेस को शेड्यूल कैसे करना है। अब जब वो शेड्यूल हो गए फिर हमने देखा कि उन प्रोसेसेस के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, उनके थ्रेड्स की क्रिएशन हो सकती है और फिर उन थ्रेड्स को कैसे शेड्यूल किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो डेटा शेयर करें तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ठीक है प्रोसेसेस डेटा शेयर करते हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन तो होगी, लेकिन अगर उन्हें रिसोर्सेज सेम टाइम पे चाहिए तो अब हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, स्पेशली अगर दो प्रोसेसेस को सेम रिसोर्स चाहिए या दो प्रोसेसेस ने अपनी अपनी रिसोर्स होल्ड की हुई है और उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे प्रोसेस की रिसोर्स चाहिए। डेडलॉक अकर हो जाएगा। अब अगर डेडलॉक अकर हो जाएगा तो दोनों प्रोसेसेस में से मतलब कॉम्प्रोमाइज तो ऑब्वियसली किसी भी लेवल पे कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो हम कैसे इस डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं? उस डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये एल्गोरिदम यूज करते हैं। एल्गोरिदम यूज करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है। यानी हमने कहा ना कि बैंकर्स एल्गोरिदम उस वक्त अप्लाई होगा जब हमारे पास एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हर रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके मैक्सिमम इंस्टेंसेस कितने हैं। ठीक, मैक्सिमम इंस्टेंसेस का मतलब कि मैक्सिमम इंस्टेंसेस कोई प्रोसेस कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज मांग सकता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास P1 P2 P3 है तो P1 को रिसोर्स 1 के कितने इंस्टेंसेस चाहिए, रिसोर्स 2 के कितने इंस्टेंसेस चाहिए मैक्सिमम, और रिसोर्स 3 के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस चाहिए। एलोकेशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि उनको एलोकेट कितने हुए हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि एक टाइम पे सारे रिसोर्सेज एलोकेट ना हो, कुछ पहले हो जाएं कुछ बाद में। तो एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं। अब मैक्सिमम अगर हमें पता है और एलोकेटेड हमें पता है और हमें अवेलेबल भी पता है, हमें मैक्सिमम भी पता है, हमें एलोकेटेड भी पता है, तो हम नीड तो निकाल सकते हैं ना। नीड क्या होगी कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है उनमें से जो उनको एलोकेट हो चुके हैं उसके अलावा। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आप मुझे कहते हैं, या जैसे मैं अगर डिपार्टमेंट में जाऊँ और मैं कहती हूँ कि सर मुझे ना प्रिंटर के 10 पेजेस चाहिए। ठीक है, अब मुझे सर कहते हैं कि ठीक है आप मुझे ये बताएं मैडम मैक्सिमम आपको कितने चाहिए। मैं कहती हूँ सर मुझे 10 पेजेस चाहिए। सर कहते हैं मैडम आप ऐसा करें आप 5 अभी ले लें और बाकी बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब है मेरी रिक्वायरमेंट 10 की थी और सर ने मुझे 5 दिए, तो वो जो 10 की रिक्वायरमेंट थी वो मेरी मैक्सिमम थे जो मुझे चाहिए थे।
ठीक है, सर ने मुझे एलोकेट कितने किए, 5 एलोकेट किए, तो मेरी नीड बाकी कितने की रह गई? 5 की मैम। रह गई, मतलब मैक्सिमम वो जो मुझे चाहिए, अवेलेबल एलोकेटेड वो जो मुझे मिल गए, और नीड वो जो मुझे अभी मिले नहीं है लेकिन मुझे उनकी रिक्वायरमेंट है। समझ में आई बात? या तो समझ में आई है या बिल्कुल समझ में नहीं आई है। यस मैम, मैम आ गई है समझ। सही। सो अब अच्छा। नीड, अवेलेबल, मैक्सिमम और एलोकेशन में डिफरेंस समझ में आया है? यस मैम, मैम समझ भी आ गया। और एक ये कि एक दो स्लाइड्स और करा के मतलब मेरा टॉपिक कंप्लीट करा के मैम वाइंड अप करें। तीन तीन मीटिंग्स हो गई हैं, ये सुनते सुनते मैम बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत हल्की है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलें या फिर आप माइक थोड़ा अपने करीब कर लें। यस मैम, मैम मैं कह रहा हूँ कि ये मीटिंग अब एंड कर दें, लेक्चर काफ़ी हो गया। थर्ड मीटिंग अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी तो हेक्टिक पहली हो जाता मीटिंग में बाद तो में। सिर्फ गप्पे मारी थी हमायूं। नो नो मैम, मैम ये काफ़ी सारा लेक्चर आपका प्रीवियस ही पढ़ा हुआ है, वो भी सुनना है, और अभी ये भी सुनेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो आपको पता है पेपर्स भी सर पर हैं, वो सारी तैयारी साथ साथ करनी पड़ती है। वीकेंड पे हम लोग कितना सा कवर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जब बात क्लासेस सुनो, होती ये हैं। चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैम सुनेंगे लेक्चर हम लोग इसका लेंगे, लेकिन अभी देखिए इसकी 30 स्लाइड्स अगर आज करवा दें तो 30 एनफ है ना। ओहो, नंबर ऑफ स्लाइड्स क्यों देखते हो, उसमें से काम की चीज देखो ना। चलें ठीक है मैम, जैसे आपको मुनासिब लगता है देखना। देखो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो सिंपल था, अब बैंकर्स एल्गोरिदम है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चलो ऐसा करो कि मैं आपको ना सिर्फ नीड मैट्रिक्स बताना, नीड मैट्रिक्स जो है वो बना के दिखा देती हूँ, ठीक बाकी है, अगली क्लास में कर लेंगे। श्योर, थैंक यू। ठीक है, जो चीजें मैंने अभी बताई है ना, अगर आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखो, कि एग्जांपल है बैंकर्स एल्गोरिदम की, आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, P0 से लेके P4 तक। ठीक है, इसका मतलब है आपके n जो है, यानी n जो था नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो आपके 5 हैं। ठीक है, रिसोर्स टाइप्स आपकी 3 है, A, B और C। ए के 10 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, बी के 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, सी के 7 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। अब जब भी आपको बैंकर्स एल्गोरिथम देखें, हमने ये बात पहले ही कही थी कि डेडलॉक उसी वक्त अवॉइड किया जा सकता है जब हमारे पास प्रायरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, यानी हमें ये पता हो कि हर प्रोसेस को मैक्सिमम कितनी रिसोर्सेज चाहिए, अवेलेबल कितनी रिसोर्सेज हैं और उसे कितनी एलोकेट हो चुकी हैं। अगर हमें ये बात पता होगी तभी हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यकीनन हमेशा एलोकेशन मैक्सिमम गिवन होगा, और उसी की बेसिस पे आप अवेलेबल और नीड निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि नीड आपके पास होती है मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्स माइनस एलोकेशन। माइनस एलोकेशन। ठीक, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नीड मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो वो क्या होगी। अब आप ये देखें कि आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम जो है वो कितनी गिवन है, ए के लिए 7 गिवन है। ठीक है, और एलोकेटेड कितनी है, 0। जी। मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ ए, या रिसोर्स के इंस्टेंसेस ऑफ ए कितने हैं, 7। 7। आपको एलोकेटेड कितने, पी नॉट को कितने 0। एलोकेटेड हैं, 0। 0। इसका मतलब है कि पी नॉट को ए की कितनी जरूरत है, 7। बिल्कुल।
अच्छा मैम, एक के लिए पीछे करना स्लाइड, एक चीज पूछनी है आपसे। ये मैम अब देखिए यहाँ पे, मैम सुने ना, पी नॉट को एलोकेट जीरो, पी नॉट पर एक को एलोकेट जीरो हुए हैं प्रोसेस पी नॉट पर, और मैक्सिमम हम लोग हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 7 है, और नीड हमारे पास 7 की है, लेकिन अवेलेबल तो हमारे पास सिर्फ 3 है ना। अवेलेबल को भी छोड़ दो, मैं ये कॉलम आज करवाती नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि नीड मैट्रिक्स आप बना लें। अवेलेबल मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर बर्डन है, अवेलेबल बेसिकली होता क्या, मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि अवेलेबल ये होगा कि देखें, जब आप ना उसके बाद सेफ सीक्वेंस बनाते हैं। सेफ सीक्वेंस बनाने का मतलब ये है कि आप कौन से प्रोसेस को एलोकेट करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल, मतलब जब आप नीड मैट्रिक्स बना लेंगे ना, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप कौन से प्रोसेस की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं इन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। फिर जिस प्रोसेस की नीड को आप फुलफिल कर सकते हैं ना, आप उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इट्स नॉट ऑलवेज पी नॉट, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ जिस प्रोसेस की नीड्स फुलफिल हो सकती हैं आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो रिसोर्सेज उसको एलोकेट हुई हुई हैं वो रिसोर्सेज आप फ्री कर देंगे। जब आप फ्री करेंगे तो फिर आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस बन जाएगा कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो, जो सीक्वेंस है उसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा। सो अभी अभी फिलहाल पहले मुझे नीड मैट्रिक्स बताओ कि अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपके यानी कि अभी बी की नीड कितनी है, 5 -1 और 4, ठीक है। सी की नीड कितनी है, 3 3 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1, ठीक। बी की 2 नीड और 2 कितनी है, 2 2 और 2 2, ठीक है। फिर P2 में 6 ए की नीड कितनी है, 6 6, ठीक है। बी की नीड 0 और कितनी 0 है, 0 और 0। भाई कहीं से देख के तो नहीं बोल रहे। ओ मैम, अच्छा, मैं कहाँ से देखूंगा, पता नहीं। प्लस माइनस ही कर रहा हूँ मैम। 2 - 2 0, 2 - 1 1, और 2 - 1 1, क्या लिखूं, 0 1 1। बाकियों को समझ आ रही है या सिर्फ हमायों को समझ आ रही है। नहीं भाई कोई नहीं बोलता, नो लाइवलीनेस। आ रही है मैम, समझ आ रही है। शाबाश, ये इस तरह मुझे जवाब देते रहा करो, मैं भी थोड़ी लाइव हो जाती हूँ। चलें, आ रही है मैडम, समझ आ रही है, आप इतना अच्छा समझाती हैं, हमें लाइवलीनेस ही लाइवलीनेस है। इस बात के कोई नंबर नहीं है, पता है आपको। चलें, अब इसका क्या होगा, 4 3 1 4 3 1 3 and 1 और 1, 1। ठीक। ये बेसिकली आपकी बन गई नीड मैट्रिक्स। अब आपके पास आ गया ये पहले से रिसोर्सेज P0, P1, P2, P3, P4 को एलोकेटेड है, ठीक है। मैक्सिमम रिसोर्सेज जो P0 को चाहिए वो ये है, और अवेलेबल रिसोर्सेज यानी अभी क्योंकि बाकी एलोकेट हो चुके हैं। मैं अच्छा इसमें एक चीज मैं बीच में भूल गई, दैट इज अगर आपने टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज निकालने हो, अभी तो यहाँ पे आपको इत्तेफाक से गिवन है कि जी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रिसोर्सेज ए के कितने हैं, या तो वो 10 है, बी के 5 है और सी के 7 है। लेकिन अगर आपने खुद से निकालने हो तो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास जो टोटल ए के लिए है और बी के लिए है और सी के लिए है वो आप कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है। मैम क्वेश्चन रिपीट करें। टोटल रिसोर्सेज अगर मैं आपसे पूछूं आपने ए बी और सी के देखने तो वो आप कैसे देखेंगे,
तो वो आप यहाँ से देखेंगे। अगर आप देखें तो 2 + 3 + 2 ये वो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, 5 + 2 7 और अवेलेबल रिसोर्सेज 3, 7 + 3 is 10। लिहाजा टोटल रिसोर्सेज ऑफ ए अगर आपको यहाँ पे ऊपर गिवन नहीं भी है ना, तो आप इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके टोटल रिसोर्सेज कितने हैं। ए के टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो 10 है। बी के टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, अगर आप यहाँ पे बी के कॉलम में देखें तो 1 + 2 + 3, दैट इज बी के टोटल रिसोर्सेज आपके पास 5 हैं। और सी के अगर आप टोटल 7 रिसोर्सेज देखें तो 2 + 1 + 2 5 6 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 7। सो अगर आपको ये गिवन नहीं भी है, इंस्टेंसेस गिवन नहीं भी है, तो जब आपको टेबल गिवन होगा तो जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप प्लस करके यहाँ पे टोटल रिसोर्सेज लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा कि जी ये वाले रिसोर्सेज एलोकेटेड है और मैक्सिमम जो है ये वाला प्रोसेस इतने रिसोर्सेज रिक्वायर करता है, यानी उसे ए के 7 रिसोर्सेज चाहिए, उसे बी के 5 रिसोर्सेज टोटल चाहिए, उसे सी के 3 रिसोर्सेज टोटल चाहिए, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 3, 3 और 2 हैं, ठीक है मैम जी। मैम ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो सिर्फ पी नॉट पर है ना अभी हमारे पास, P1 P2 P3 और P4 पे तो अभी हमारे पास कोई भी नहीं नहीं अवेलेबल नहीं, ये रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज अब टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इनका P0 P1 P2 P3 से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये रिसोर्सेज P0 यानी ये वाले रिसोर्स P0 को एलोकेट हो गए, P0 को टोटल ये रिसोर्सेज चाहिए, वो सॉरी टोटल वो मैक्सिमम रिसोर्सेज ये हैं और उनकी जो नीड है वो 742 की है। ये वाले अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इसका ताल्लुक किसी भी प्रोसेस से नहीं है। इसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आप देखें तो आपकी P0 की जो नीड है वो 743 की है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं 3, और ए की नीड है 7 की, फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास अवेलेबल 3 है और आपको चाहिए 7 है। फिर दूसरा अगर आप देखें तो P0 की नीड है 1 की, ठीक है, और अवेलेबल ए जो है वो 3 है, इसका मतलब है ये शायद फुलफिल हो सकता है, ठीक है। फिर P1 की जो नीड है वो सॉरी बी की लिए जो नीड है वो उसको नीडेड 2 है और अवेलेबल 3 है, इसका मतलब है ये भी एलोकेट हो सकता है। फिर सी की नीड जो है वो 2 की है और 2 ही अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि P1 एग्जीक्यूट हो सकता है इन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। मैम मैम ये अवेलेबल की बेस पर हम लोग सेफ जोन बनाते हैं ना। जी बिल्कुल, सेफ से, सीक्वेंस बनाते हैं, यानी हाँ, सेफ वो सीक्वेंस। सीक्वेंस कि जिसके वजह से डेडलॉक, यानी कि उस अगर उस सीक्वेंस में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज या नंबर ऑफ नीड से ग्रेटर हों या उसके इक्वल हों। हाँ मैम P3 भी तो पहले एग्जीक्यूट हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो P1 सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या P3 एग्जीक्यूट हो सकता है या P1 एग्जीक्यूट हो सकता है। मैम ये थोड़ा सा रिपीट कर दें, P1 और P3 क्यों एग्जीक्यूट हो सकते हैं? देखिए मैं आपको अब आप एलोकेशन और मैक्सिमम को छोड़ दें, ठीक है। आपने नीड निकाली, नीड पता है ना कैसे निकाली, मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड की, आपके पास नीड आ गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास, अब आप देखें कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, ए के 3 अवेलेबल हैं, बी के 3 अवेलेबल हैं और सी के 2 अवेलेबल हैं। आपको P0 में P0 की नीड क्या है कि आपको ए के 7 चाहिए, यस मैम। ठीक है, अवेलेबल 3 है, इसका जी मतलब ये है कि बाकी 4 जो हैं वो किसी और प्रोसेस को एलोकेट हुए हुए होंगे, इसका मतलब है कि उनको यूज नहीं किया जा सकता सेम टाइम पे। सो इसका मतलब कि P1 जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसकी रिसोर्स ए के तमाम इंस्टेंसेस अवेलेबल नहीं है, लिहाजा सॉरी मैम मैम तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होना जरूरी होता है? जी बिल्कुल,
देखो यही तो बात शुरू से हम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि आप जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा या उससे पहले देखा कि जब ऐसा हो कि एक प्रोसेस के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आप उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो फिर अगर वो रिसोर्स किसी ऐसे प्रोसेस के पास हैं कि वो जब तक पहले वाले प्रोसेस के रिसोर्सेज को नहीं लेगा वो भी अपने रिसोर्सेज नहीं छोड़ेगा, तो डेडलॉक अकर हो जाता है। उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाएं जिसके तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है मैम। फिर मैम सी भी नहीं हो सकता, ये P1 P2 जो है। हाँ, अब P0 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इसलिए कि उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उसके नीडेड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। ये 332 है, ये 743 है। अब अगर आप देखें तो आपको A के 7 रिसोर्सेज चाहिए और अवेलेबल 3 हैं। मैं इसको इस तरह से समझाऊं, अगर वैसे मैं एग्जांपल्स फजूल ही देती हूँ, लेकिन मैं आपको ये मतलब कि अगर आपको ट्रैवल करने के लिए 5 लीटर्स पेट्रोल चाहिए, ठीक है, और आपकी गाड़ी में 2 लीटर्स पेट्रोल है, ठीक है, तो आप 5 लीटर्स वाला सफर कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि यस मैम। गाड़ी में पेट्रोल ही कम है, तो गाड़ी उतनी ही चलेगी जितना जितना पेट्रोल होगा। ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो अवेलेबल रिसोर्सेज उसकी नीड से ज्यादा होने चाहिए या नीड के बराबर होने चाहिए ताकि वो उसे एलोकेट हो सके और वो एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन अगर उसकी नीड से प्रोसेस वो अवेलेबल रिसोर्सेज कम है तो आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब आप P2 को देखें, वो P1 को देखें। P1 की नीड है कि उसे A का एक रिसोर्स चाहिए, उसे B के 2 रिसोर्सेज चाहिए, उसे C के 2 रिसोर्सेज चाहिए। अब A का एक रिसोर्स यहाँ से मिल सकता है? Yes. मिल सकता है ना, 3 में से एक तो मिल ही सकता है। B के 2 रिसोर्सेज चाहिए, वो भी मिल सकते हैं। जी। C के 2 रिसोर्सेज चाहिए, वो भी मिल सकते हैं। मिल सकते हैं ना फैसल? ये मिल सकते हैं। क्या कहते हो फैसल? मिल सकते हैं। हाँ, समझ आ गई। अच्छा। मिल सकता है, समझ आ गई है। अब अगर मिल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, यानी अगर मैं सेफ सीक्वेंस की बात करूं, मैं ये वाली चीज मिटा दूं। मिटा दूं। तो सेफ सीक्वेंस में पहला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा P1। वो जो अभी एक और स्टूडेंट ने बोला दैट कैन बी P3 एज वेल, मतलब ये आपकी चॉइस है, क्योंकि P1 के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी यहाँ मौजूद हैं और P3 के रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप कोई एक जो सेफ सीक्वेंस है ना वो यूनिक नहीं होता, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा P1 ही एग्जीक्यूट होगा, P3 भी एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई भी एक प्रोसेस जिसकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अगर हम P1 को यहाँ पे ले लें, जी जी, तो जब हम अरेंज करते हुए करेंगे तो इसमें पहले हम P3 भी तो मतलब कर अपनी मर्जी से लेंगे ना। अगर हमारे पास अपनी मर्जी से लेंगे, मैं दोनों करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आता है तो वो अगर हमें ये क्वेश्चन आए कि आपने मतलब सेफ सीक्वेंस चूज करना है, जी जी, तो वहाँ पर दोनों हमारे पास सेम हो तो हम कोई सा भी एक चूज करके तो उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैम ये अच्छा, अब अगर आपने P1 को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, हमने चूज कर लिया है P1, हमने सेफ सीक्वेंस में लिख लिया है P1, ठीक है, इसका मतलब हमने P1 को चूज कर लिया है। अब अगर P1 को चूज कर लिया है तो जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये अपनी रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स इसको एलोकेट हुई है ये रिलीज करेगा। जब ये रिलीज करेगा तो आपके पास पहले अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी थी? 3। अब जो इसको एलोकेट हुई है वो कितनी है? 2। इसका मतलब है इसके पास अब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी वो होंगी 5 एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ P1। फिर मैम ये समझ नहीं आई, मैम ये समझ नहीं आई, मैं बताती हूँ, 5 कैसे होंगी? पहले मेरी बात सुन लें। आपके पास अवेलेबल रिसोर्स इंस्टेंसेस ऑफ A कितने हैं? 3।
P1 ने कितने यूज किए हैं जी? यस मैं P1 को 2 हुए मैं लोकेट। P1 ने 2 यूज किए हैं। जब P1 एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा तो वो कितने रिसोर्सेज रिलीज करेगा, मतलब वो उन 2 रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। जब वो 2 रिसोर्सेज को रिलीज करेगा तो यहाँ पे A के कितने इंस्टेंसेस बन जाएंगे? 3 + 2, 5 ठीक है। B के कितने इंस्टेंसेस बन जाएंगे? 3 + 0, 3 और 2 और C के कितने इंस्टेंसेस बन जाएंगे? 2 + 0, 2 आ जाएगा। ठीक। यस अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं 5, 3 और 2। A के 5, B के 3, C के 2। अब आपने चेक करना है कि आपके इसके अंदर कौन से ऐसा प्रोसेस है कि जिसको एग्जीक्यूट करने पे मतलब आप वो एग्जीक्यूट हो सकता है आपके इन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। P3 और P4 P3 और मैम P4 P3 और P4, चलें हम P3 को एग्जीक्यूट करवा, P3 और P4 बिल्कुल। अगर हम P3 को एग्जीक्यूट करवा लें तो अवेलेबल 7 हो जाएगी मैम। 7 4 और 3 बिल्कुल। अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे 7 और 4 और 3 3 4 7 4 3 3। मैम अब P0 और P4 भी हो सकते हैं और P2 भी। अब अब P4 को एग्जीक्यूट करेंगे मैम। P4 को एग्जीक्यूट करना है, P4 को एग्जीक्यूट कर लें। जब आप P4 को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो 7 आपके ही पास होंगे 7 4 5 आ जाएगा 7 4 और 5 4 5 5। मैम ये जो आप लिख रहे हैं मैम ये P4 के उसी लाइन में नहीं आएगा? नहीं नहीं, उस लाइन में नहीं आएगा। ये जो अवेलेबल है ना इसका ताल्लुक इस प्रोसेस से नहीं है। वो P4 आपने बस यहाँ पे लिखना है। समझ में आई कि पहले आपने P1 एग्जीक्यूट किया, सेव सीक्वेंस ये है, फिर P3 एग्जीक्यूट किया, फिर P4 एग्जीक्यूट किया, यस मैम P2 एग्जीक्यूट करेंगे। फिर P2 एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? P2 क्या है? आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 7 4 5 और P2 है 6 0 0। बिल्कुल P2 एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास 10 बन जाएगा जी जी 10 P 10 4 और 7 एक मिनट, P2 था, अच्छा ये 10 4 और 4 7 7 ठीक। और P2 के बाद अब आपके P0 पास P0 रह गया है, लिहाजा आप उसे एग्जीक्यूट कर देंगे जो आपका सेफ सीक्वेंस है उसके अंदर। क्योंकि अब आप देखो कि आपके पास जो बनेंगी ना, सॉरी सॉरी बच्चों, अच्छा अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज P0 को एग्जीक्यूट करोगे तो अवेलेबल रिसोर्सेज क्या 10 बनेंगे? 5 17 10 5 7 5 और 7। इज दिस द सेम एज टोटल? यानी तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के बाद यस आपकी मैम। टोटल रिसोर्सेज आपको वापस मिल गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं, यस सही है ना? और अगर ऐसा है कि आपके तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं सक्सेसफुली तो ये आपका सेफ सीक्वेंस है, ठीक है। और ये आपका बैंकर्स एल्गोरिदम है जो ये शो करता है कि आप अपने प्रोसेसेस को, मतलब अगर आपके पास एलोकेशन, आपको पता है कि आपके प्रोसेसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट होनी है, उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज कौन सी हैं, आप नीड मैट्रिक्स निकाल सकते हो और उस नीड मैट्रिक्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है। एट द एंड ये टिप है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज वही होनी चाहिए जो आपके शुरू में अवेलेबल या टोटल रिसोर्सेज थी।
ठीक, यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन? मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट रह गए इसलिए जल्दी से बता दो। मैम ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिथम, है ना, आ गया चल समझ रहा है में। ना? ये बहुत अच्छा टॉपिक था। सही। इसको आपने एक दफा खुद से देख लेना है। अगली वीक के लिए आपकी असाइनमेंट आपको मिल चुकी है, उस मैं कोशिश करूंगी कि एक असाइनमेंट और अपलोड कर दूं जो रिगार्डिंग दिस डेडलॉक डिटेक्शन और अवॉइडेंस होगी, ताकि मतलब हमारा ये वाला टॉपिक भी जो है ना वो प्रैक्टिकली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, और आई होप कि आपको वो टॉपिक भी मजे का लगेगा। मतलब मेमोरी को किस तरीके से यूटिलाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू असाइन इट टू डिफरेंट प्रोसेसेस, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है, तो आपको उसमें भी मजा आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैम इतना कोर्स बहुत है, हम नेक्स्ट हाँ ये चैप्टर। हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये आगे उसने ये लिखा हुआ है, मतलब उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक कवर हो गया है, हालांकि मैंने कहा था कि अवेलेबल नहीं, लेकिन हमायूं ने करवा दिया है। ठीक है, 30 स्लाइड्स का टारगेट रखा था ना, वो अचीव हो गया बस, काफी है आज के लिए। नहीं नहीं आपको समझ में आई है? देखिए जो इसका यस एल्गोरिथम था या जो इसके यस मैम, मैथमेटिक्स थे समझ ना, आ गया। उनको समझ आ उनकी गया मदद मैम जो है वो सारा। प्रैक्टिकल करने से ही आनी थी। इस वजह से मैंने वो कहा कि इसको पूरा कर लो। ठीक है, मैम समझ आ गया, सही आ गया। सही है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अब आप लोग पहुंच गए हैं ए सेक्शन के साथ, ठीक है। वो जो मेरी क्लास मिस हुई थी ना, वो मैंने कवर कर लिया। चलिए मैम, गुड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ाइएगा मैम, जी आगे मैम थोड़ा सा पढ़ाइएगा इसके बाद। नहीं, आगे मैंने बता दिया है कि एक मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर है और एक जो है वो आपका बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर है और एक वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर है, वो करवाना है। लेकिन उसमें से भी वही बात कि ना, आप इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी ज्यादा करना, कि जिसमें आपको पता हो कि ठीक है मैम। और प्रैक्टिकल। मैम कुछ रिपीटर्स के क्लैश आ रहा था पेपर में, तो वो पूछ रहे थे कि आप पेपर पहले लेंगी उनसे। देखो फैसल, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा पेपर पहले दो। नहीं मैम, वो उसका रिपीटर्स पूछ रहे थे क्योंकि उनके तो 15 से स्टार्ट है ना। अच्छा 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 अच्छा। रिपीटर्स का मैम हम कह रहे थे। मुझे अगर आप उनके नाम और